गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें साइमन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जिहा नाम के एक अंडरग्राउंड विलेज में रहता है। इस जगह के लोगों के लिए सनलाइट नाम की चीज सिर्फ कहानियों में ही एग्जिस्ट करती है। यहाँ के लोगों ने सनलाइट और खुला आसमान तक नहीं देखा है कभी। इन सभी का ज्यादातर समय टनल्स को खोदने और अपने रहने की जगह को बड़ा करने में निकलता है। साइमन भी रोज की तरह जमीन खोदने का काम कर रहा होता है। तभी इसे मिट्टी के अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ डिवाइस मिलता है। एक ड्रिल टाइप कुछ होता है जो कि चमक रहा होता है। साइमन को समझ नहीं आता कि भाई ये चीज है क्या, पर इतना क्लियर था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। ऊपर वापस आने के बाद गाँव की कुछ लड़कियाँ इसे छेड़ना शुरू कर देती है। साइमन शर्माते शर्माते यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और तभी इसकी मुलाकात कमीना से हो जाती है। गाइस, इसका नाम कमीना है, पर ये बंदा नाइस है, वही कमीना नहीं है। साइमन कमीना को अपने बड़े भाई की तरह मानता है। हालांकि दोनों का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है। कमीना का सबसे बड़ा सपना अंडरग्राउंड विलेज से बाहर निकलकर सरफेस तक पहुंचना है और खुले आसमान को देखना चाहता है। और अब ये साइमन को अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाने का फैसला कर लेता है और दोनों कुछ सुअरों को यूज करके ऊपर सरफेस तक जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन विलेज का चीफ तभी यहाँ पर आकर इन्हें रोक देता है। कमीना को इस जुर्म के लिए जेल में डाल दिया जाता है और इसके साथ इसका एक पेट भी होता है जिसका नाम बूटा है। साइमन को दोबारा से अपने डिगिंग के काम पर वापस भेज दिया जाता है, पर इस बार जमीन खोदते हुए कुछ बहुत ही ज्यादा विशाल मिल जाता है। मिट्टी के नीचे एक विशाल स्टोन फेस छिपा हुआ होता है। साइमन इसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इसके अंदर RGB लाइट्स भी चल रही होती हैं, यानी कि ये ग्रीन कलर की लाइट। साइमन को लगता है कि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है और जल्दी से कमीना को जेल से बाहर निकालने के लिए जाता है ताकि इसे इस चीज को दिखा सके। लेकिन इससे पहले कि साइमन इसे उस स्टोन फेस को दिखा पाता, विलेज चीफ यहाँ पर दोबारा से आ जाता है और इन्हें पकड़ लेता है और जेल तोड़ने के लिए इन दोनों को सजा दे पाता। तभी गाँव की छत अचानक से एक जोरदार एक्सप्लोजन की वजह से टूट जाती है। एक विशाल रोबोट सीधा गाँव के अंदर आकर गिर जाता है। तभी एक लड़की भी यहाँ पर आ जाती है जिसके हाथ में एक स्नाइपर होती है और इस रोबोट के ऊपर लगातार फायर कर रही होती है। पूरे गाँव में पैनिक फैल जाता है और कमीना और साइमन भी इस रोबोट के साथ फाइट करने की कोशिश करने लगते हैं अपने इस विलेज को बचाने के लिए, पर इस रोबोट के सामने इनका कोई चांस नहीं होता है। तभी साइमन को अंडरग्राउंड में मिला हुआ वो स्टोन फेस याद आता है और कमीना और उस राइफल वाली लड़की को इस स्टोन फेस के पास लेकर जाता है और इन्हें इसे दिखाता है। इसी दौरान ये लड़की अपना नाम योको बताती है। साइमन का ड्रिल अचानक से चमकना शुरू कर देता है और इसे एहसास होता है कि इस ड्रिल का इस स्टोन फेस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और इसी ड्रिल से ये जायंट स्टोन फेस एक्टिवेट हो सकता है। पर साइमन की फट रही होती है। पर कमीना इसे एक बात कहता है कि खुद पर भरोसा मत करो, मुझ पर भरोसा करो, उस कमीना पर भरोसा करो जो कि साइमन पर पूरा भरोसा करता है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बात को सुनते ही साइमन हिम्मत करके अपनी इस ड्रिल को इस स्टोन फेस के अंदर लगा देता है। तभी अचानक से ये विशाल स्टोन फेस एक्टिवेट हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटे रोबोट में बदल जाता है। साइमन इसके अंदर बैठ जाता है और इसे कंट्रोल करने लगता है। साइमन की बुरी तरह से फट रही होती है, पर कमीना इसे मोटिवेट करता जाता है और बोलता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो साइमन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और दोनों मिलकर इस इन्वेडिंग रोबोट पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और दोनों मिलकर इस इन्वेडिंग रोबोट को हरा देते हैं। इस सीरीज के अंदर इन जायंट रोबोट्स को गनमैन कहा जाता है। साइमन इस छोटे से रोबोट का नाम लगान रख देता है। इस रोबोट को हराने के बाद लगान इन्हें सीधा सरफेस पर लेकर आता है ऊपर की तरफ। पहली बार साइमन और कमीना अपनी आंखों से सूरज और खुले आसमान को देखते हैं। दोनों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है क्योंकि अपनी पूरी लाइफ इन दोनों ने अंडरग्राउंड सिटी के अंदर बिताई थी, पर इन्हें इस खूबसूरत लम्हे का आनंद लेने का मौका भी नहीं मिलता कि तभी अचानक से लगन नीचे गिरना शुरू हो जाता है और जमीन पर क्रैश कर जाता है। साइमन सीधा इस लड़की के सीने पर जाकर गिरता है। मुझे माफ कर देना। ओ शिट। पर योको को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसे साइमन से प्यार हो गया है लगता है। लेकिन तभी हैरान हो जाती है जब ये देखती है कि इनके पीछे दो और मैसिव गनमैन्स खड़े होते हैं। ये विशाल रोबोट्स। भाई साहब, वाह क्या पहला दिन है भाई इस बंदे का सरफेस पर। दोनों गनमैन्स तेजी से इन पर हमला कर देते हैं। साइमन की फट जाती है और लगान को लेकर उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देता है। योको बताती है कि ये दोनों रोबोट्स एक ट्रियो का हिस्सा थे और तीसरा वही गनमैन था जो कि अंडरग्राउंड विलेज में गिरा था और अभी उसे हरा कर आए हैं। ये दोनों रोबोट्स उसी के साथी हैं। साइमन भागता जाता है और ये दोनों रोबोट्स भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी साइमन गड्ढा खोदने लगता है ताकि इनसे बच सके क्योंकि इसे खुदाई करना बहुत अच्छे से आता है। पर इससे पहले कि गड्ढा खोद भी पाता तभी एक गनमैन इसे फुटबॉल की तरह किक मार देता है। कमीना कॉकपिट से बाहर निकलता है और एक स्वॉर्ड लेकर इस गनमैन से फाइट करने की कोशिश करने लगता है, बट एज एक्सपेक्टेड इसकी स्वॉर्ड क्या ही कर लेगी भाई, मेटल से बने हैं ये लोग। एक गनमैन कमीना पर हमला करके इसे लगभग कुचल ही देता है, पर साइमन किसी तरह से इसकी जान बचा लेता है। कमीना साइमन पर गुस्सा करता है और बोलता है कि हमें इनका सामना करना ही होगा। तुम कब तक ऐसे ही छुपकर भागते रहोगे? हाँ, अगर तुम ऐसे ही भागते रहे साइमन तो किसी न किसी दिन तुम मारे जाओगे। योको भी लगातार अपनी स्नाइपर से लगातार इन पर हमला करती जाती है। तभी लगान की सारी ताकत खत्म हो जाती है और सभी लोग इस रोबोट के साथ नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। पर तभी पीछे से अचानक से बुलेट्स की बारिश होनी शुरू हो जाती है। योको के दोस्त यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और इन दोनों रोबोट्स के ऊपर इसके साथ ही हमला करना शुरू कर देते हैं। इन पर बहुत सारी गोलियां बरसाई जाती हैं। इनकी फायरिंग की वजह से एक गनमैन नीचे जमीन पर गिर जाता है, पर इससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय हो पाता इस रोबोट की कॉकपिट के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है। इस क्रीचर को बीस्टमैन कहा जाता है, यानी कि गनमैन को चलाने वाले ह्यूमनॉइड क्रीचर्स। दूसरा गनमैन इस बीस्टमैन पायरेट को उठाता है और यहाँ से भाग जाता है। योको बताती है कि ये बीस्टमैन दिन के समय पर अटैक करते हैं और रात होते ही यहाँ से निकल जाते हैं, पर इनमें से एक रोबोट का ढांचा यहीं पर पड़ा रह जाता है। शाम हो जाती है। कमीना साइमन
साइमन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि फाइट के दौरान साइमन ने इसकी जान बचाई थी। तुम्हारा शुक्रिया साइमन, उस रोबोट ने मुझे लगभग कुचल ही दिया था। तब इनके सामने एक लीरॉन नाम का टेक्नीशियन आ जाता है। ये योको के गाँव का ही एक बंदा होता है। लगान को देखते ही लीरॉन इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। योको साइमन से कहती है कि लगान की हेल्प से हम उस डिस्ट्रॉयड गनमैन के रिमेन्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं ताकि उस पर रिसर्च कर सकें। पर दिक्कत ये होती है कि अभी इस वक्त लगान एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा होता है दोबारा से। इसका ये छोटा सा ड्रिल किसी इग्निशन की तरह काम करता है, यानी कि गाड़ी में चाबी की तरह। पर अब पहले की तरह इसके अंदर रोशनी नहीं जल रही होती है। तभी योको साइमन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और शर्मा जाता है। साइमन नर्वस हो जाता है और तभी अचानक से इसकी ये छोटी सी ड्रिल दोबारा से चमकने लगती है और ये लोग लगन को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं और पूरा ग्रुप योको के विलेज की तरफ जाने लगते हैं इन सभी को लेकर। तभी रास्ते में इनके सामने एक स्कल आ जाता है जिससे कि पता चलता है कि इस इलाके में कुछ लोग गनमैन से लड़ते हुए मारे गए थे। ये सभी लोग इस स्कल को सम्मान के साथ दफनाते हैं और जर्नी पे आगे बढ़ जाते हैं। योको बताती है कि इसके विलेज का नाम है लिटनर और ये विलेज भी पहले अंडरग्राउंड ही था, पर एक डिजास्टर की वजह से इन्हें सरफेस पर आना पड़ा। और जब से सरफेस पर आए हैं इन्हें लगातार बीस्टमैन और गनमैन्स के हमलों का सामना करना पड़ता है। ये सभी लोग विलेज पहुंच जाते हैं। योको कुछ खाना लेने चली जाती है। वापस आने पर इसे साइमन और कमीना दोनों सोते हुए मिलते हैं। इसी दौरान कमीना सपना देखता है कि बचपन में इसके फादर ने इसे पहली बार सरफेस दिखाया था और इसके फादर ने कमीना को यहीं पर छोड़ दिया था और कहा था कि जब तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि खुद ऊपर आ सको तो मैं सरफेस पर आकर तुम्हें मिलूंगा। और इसके पिता ने इससे वादा किया था कि उस दिन दोनों जरूर मिलेंगे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अलविदा बच्चे। अगली सुबह विलेज की शांति एक बार दोबारा से गनमैन के हमले की वजह से टूट जाती है। सभी लोग बाहर भागने लगते हैं पर साइमन लगान को शुरू करने में मुश्किलों का सामना कर रहा होता है। तभी इसकी नजर एक ऑरेंज गनमैन पर जाती है। साइमन इसे पहचान जाता है। ये वही गनमैन था जिसने एक अंडरग्राउंड अर्थक्वेक पैदा किया था जिसमें इसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी बहुत समय पहले। इस इमोशनल शॉक की वजह से लगन अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और कमीना डिसाइड कर लेता है कि इस ऑरेंज गनमैन को हैक कर लेगा। साइमन और योको की हेल्प से कमीना इस रोबोट पर जंप कर जाता है और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है पर इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और दूसरे गनमैन इस ऑरेंज वाले गनमैन को लगातार पीटना शुरू कर देते हैं और इसे जमीन पर फेंक दिया जाता है। कमीना भी नीचे गिर जाता है और तभी इसे अपने सामने एक स्कल नजर आता है। अचानक से इसे किसी की याद आ जाती है और इस ऑरेंज गनमैन के कंट्रोल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये जो गनमैन्स है ना ये मशीन्स नहीं है सिर्फ, बल्कि इनके पायलट्स के इमोशंस से कनेक्टेड है। जो भी इन गनमैन्स को कंट्रोल करता है उसकी इमोशनल स्टेट को ये रोबोट्स रीड कर पाते हैं। कमीना को गुस्सा आ जाता है और इन रोबोट्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और साइमन की जान बचाता है। कमीना लगन को पकड़कर जोर से फेंकता है और इन एनिमी गनमैन्स के बीच में से ड्रिल करते हुए इन्हें एक ही हमले में डिस्ट्रॉय कर देता है। कमीना साइमन को एक ड्रिल मशीन वेपन की तरह यूज करता है। अब लड़ाई खत्म हो जाती है और कमीना अपने नए गनमैन का नाम गरेन रख देता है। अब शाम को जब कमीना उसी स्कल के पास वापस जाता है जो कि इसने बैटल के दौरान देखा था तो यहाँ पर इसे एक ब्रेसलेट और एक रेड कलर का कपड़ा मिलता है। ये दोनों चीजें इसके फादर की होती हैं जो कि इसके बचपन में सरफेस पर छोड़कर चले गए थे। कमीना समझ जाता है कि इसके पिता की मौत हो चुकी है और इस स्कल इसके फादर का ही है। कमीना घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोने लगता है और उस आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है जिसे देखने के लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया। अपने बापू से मिलना चाहता था पर अब इसका बापू जिंदा नहीं रहा। अगले दिन योको कमीना और साइमन को फूड हंट करने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। वो उन्हें बताती है कि बीस्टमैन के कुछ रूल्स होते हैं और आमतौर पर एक बार हमला करने के बाद उसके अगले दिन तक दोबारा हमला नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेशन के दौरान कमीना को पता चलता है कि योको की स्नाइपर सिर्फ बुलेट्स फायर नहीं करती है बल्कि एरोज भी फायर कर सकती है और इसी का यूज करके ये शिकार करती है। कमीना भी इसे आजमाता है और एक उड़ते हुए क्रीचर को जान से मार देता है। इस क्रीचर को लेने के लिए जाता है लेकिन तभी से पता चलता है कि इस क्रीचर के अंदर एक दूसरा एरो भी लगा हुआ है और इसे लगता है कि यहाँ पर कोई और शिकारी भी है। कमीना अलर्ट हो जाता है पर इससे पहले कि कुछ रिएक्ट भी कर पाता एक बीस्टमैन अचानक से इस पर हमला कर देता है। इस बीस्टमैन का नाम वायरल होता है। वायरल और कमीना दोनों स्वॉर्ड फाइट शुरू कर देते हैं। कमीना धीरे धीरे पीछे धकेला जाने लगता है पर तभी अपनी एक चाल चलता है, एक एरो पकड़ता है और इसे एक झटके से ही वायरल के चेहरे पर मार देता है पर इससे भी इसे कुछ ज्यादा असर नहीं होता और जैसे ही दोबारा से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी साइमन लगान लेकर यहाँ पर आ जाता है और कमीना की जान बचा लेता है। इसके बाद कमीना और वायरल दोनों अपने अपने गनमैन में वापस जाते हैं और इन दोनों के रोबोट्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में खतरनाक बैटल होती है लेकिन इस बार कमीना और साइमन वायरल के गनमैन को एक खरोंच भी नहीं पहुंचा पाते हैं। वायरल एक मैसिव लेजर अटैक करता है और दोनों को लगभग खत्म ही कर देता है पर तभी इसे सनसेट दिखाई देता है और पीछे हट जाता है और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। योको भी ये सब कुछ देख रही होती है और हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि ये बीस्टमैन सच में टाइम के बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल हैं और सिर्फ दिन में ही हमला करते हैं। अगले दिन वायरल सुबह होते ही दोबारा से विलेज में आ जाता है। गाँव के लोग इस वायरल पर हमला कर देते हैं लेकिन वायरल एक ही हमले में लगभग सभी को खत्म कर देता है। तभी कमीना बीच में आकर इन्हें बचाता है पर इस बार कमीना बुरी तरह से पिट जाता है। साइमन डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाता और इसे समझ नहीं आता कि भाई करूँ तो करूँ क्या। तभी योको साइमन को एक मोटिवेशनल स्पीच देती है और साइमन दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साइमन लगान को बैटल में लॉन्च करता है और वायरल पर हमला करके इसे पीछे धकेल देता है और कमीना की जान बचा लेता है। तुम्हारा शुक्रिया साइमन, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। और गरेन को लगान के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है। पहली कोशिश बुरी तरह से फेल हो जाती है। वायरल इन पर दोबारा से हमला करता है पर दूसरी बार ट्राई करने के बाद ये फ्यूजन काम कर जाता है और गरेन और लगान मिलकर गुरेन लगान बन जाते हैं। विशाल ड्रिल्स और मैसिव पावर्स के साथ ये दोनों वायरल
वायरल पर हमला कर देते हैं और इसकी खोपड़ी तोड़ देते हैं। खोपड़ी तोड़ साले का। और वायरल को दुम दबाकर भागना पड़ता है। वायरल भाग जाता है। शाम की बात कमीना और साइमन डिसाइड करते हैं कि अब ये बीस्टमैन के इन पर हमला करने का इंतजार नहीं करने वाले हैं। ये खुद बीस्टमैन के बेसिस को ढूंढने जाएंगे और उनके इलाके में घुसकर हमला करेंगे। कमीना अपने पिता की ड्रेस को पहनता है और खुद को हीरो की तरह तैयार कर लेता है। ये सब लोग भी हीरो बन रखे हैं भाई, क्या बात है। और ये साइमन ने अपने कॉलर क्यों खड़े करे हुए हैं। लीरॉन और योको भी इनके साथ मिशन पर निकल जाते हैं। सभी दुश्मन गनमैन्स को खत्म करने के लिए पूरी टीम तैयार हो जाती है अपने अगले नए एडवेंचर के लिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और रास्ते में कमीना डिसाइड करता है कि अब इन्हें ट्रेन करना चाहिए, पर ट्रेनिंग से इसका मतलब है कि गरन लगान को और भी ज्यादा स्टाइलिश बनाना है। इस ट्रेनिंग के नाम पर ये साइमन के ऊपर जायंट रॉक्स फेंकना शुरू कर देता है, यानी कि कमीना अपने ही टीममेट पर पत्थर फेंक कर इसे ट्रेन कर रहा होता है। तभी ऊपर पहाड़ी से 4 स्ट्रेंजर्स गुजरते हैं और इन्हें लगता है कि कोई गनमैन किसी मासूम इंसान पर हमला कर रहा है और जल्दी से लड़ाई में कूद पड़ते हैं और अपने एक सीक्रेट वेपन का यूज करके गरन पर हमला कर देते हैं। कमीना कॉकपिट से बाहर निकलता है और बताता है कि सालों क्या कर रहे हो, ये हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं इंसान हूँ। ये चारों इससे माफी मांगते हैं। इन चारों को ब्लैक सिबलिंग्स के नाम से जाना जाता है। इस येलो हेयर्स वाले का नाम है किटान। ये इन सभी का बड़ा भाई है। कियो बड़ी बहन है, कैनोन मिडिल सिस्टर है और कियाल इन सभी की छोटी बहन है। ये पूरा परिवार बीस्टमैन हंटर्स है और इस समय ये सब के सब एक बेहद खतरनाक चीज का पीछा कर रहे होते हैं। एक गनमैन जो कि 16 सर वाला है, पर इससे पहले की कोई स्ट्रेटजी बना पाते सभी के पेट से जोर जोर से गुर्राने की आवाज आने लगती है। ये सब लोग भूखे होते हैं और योको ब्लैक सिस्टर्स के साथ हंटिंग पर चली जाती है। काफी खोजने के बाद इन्हें एक अजीब सा क्रीचर मिलता है जो कि ऐसे पड़ा होता है कि जैसे खुद पकड़े जाने का इंतजार ही कर रहा होता है। ये इसे खाने ही वाले होते हैं कि तभी ये क्रीचर जाग जाता है और तभी पता चलता है कि ये कोई साधारण सा क्रीचर नहीं था, बल्कि एक बीस्टमैन है भाई। और ये सिर्फ एक बीस्टमैन नहीं है, इसके अंदर 16 बीस्टमैन होते हैं। ये सब के सब अपने गनमैन के अंदर वापस जाते हैं और आपस में फ्यूज होकर एक विशाल गनमैन में बदल जाते हैं। और ये वही बीस्टमैन है जिसे ये चारों ढूंढ रहे होते हैं। 16 सर वाला एक बीस्टमैन साइमन और कमीना भी गरन लगान बनाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही साइमन फ्यूजन को शुरू करता है, कमीना इसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि हमारा कॉम्बिनेशन एस्थेटिक नहीं है भाई। कमीना के हिसाब से एक एस्थेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब है 2 सोल्स का एक साथ आना और एक खतरनाक रूप धारण कर लेना। साइमन बार बार कोशिश करता है, पर हर बार कमीना इसे दूर फेंक देता है। आखिरकार कमीना डिसाइड करता है कि अगर एस्थेटिक दिखना है तो हमें हवा में रहकर फ्यूज करना होगा। दोनों हवा के अंदर कॉम्बिनेशन करते हैं और इस बार गरन लगान सक्सेसफुली बन जाता है और इस बार ये बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक दिख रहा होता है भाई। लेकिन फाइट शुरू होते ही ये गरन लगान बुरी तरह से हारना शुरू कर देता है। ये 16 सर वाला बीस्टमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तब पता चलता है कि अगर ये दोनों भूखे होंगे तो लगान भी वीक हो जाएगा। तब ये कद्दू जैसा क्रीचर अपने शरीर के एक हिस्से को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि दोनों इसे खा सके। हाँ, ये इसका पिछवाड़ा होता है। साइमन इसे आधा आधा करता है, आधा लगान को देता है और आधा खुद खाता है और खाते ही इनकी एनर्जी वापस आ जाती है। गरन लगान दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इस बीस्टमैन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है और इसे हरा डालते हैं। बैटल खत्म हो जाती है। ब्लैक सिबलिंग्स यहाँ से चले जाते हैं और इस क्रीचर का पिछवाड़ा इनके लिए सबसे टेस्टी फूड बन जाता है, खास करके कमीना के लिए, और इसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं इसे खाने के लिए। अगली सुबह योको गरन के कॉकपिट के अंदर कमीना के साथ बैठती है और एक कॉकपिट काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है और छोटा भी। योको का पर्सनल ट्रांसपोर्ट एक टिन का डब्बा होता है जिसके अंदर कोई भी नहीं बैठ सकता है और योको जबरदस्ती खुद को इस कॉकपिट के अंदर फिट करने की कोशिश कर रही होती है और इसके सर पर बैठ जाती है। कमीना की जान निकल जाती है और बोलता है कि क्या कर रही है, पागल है क्या। तभी योको इस कॉकपिट के अंदर ही कमीना पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कमीना इन बुलेट्स से बचने की कोशिश करने लगता है। तभी लीरॉन को सामने एक अनस्टेबल ग्राउंड दिखता है, यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा। ये सभी को वार्न करने की कोशिश करता है, पर ये कमीना अभी तक योको से बचने में ही लगा हुआ होता है और गलती से उसी अनस्टेबल ग्राउंड के ऊपर कदम रख देता है। जमीन अचानक से टूट जाती है और ये सब के सब एक गहरी अंडरग्राउंड जगह के अंदर गिर जाते हैं। जब सभी को होश आता है तो इन्हें एक अंडरग्राउंड विलेज दिखाई देती है अपने सामने। यहाँ के विलेजर्स इन सभी को एंजल्स समझ लेते हैं। इसी विलेज के अंदर इनकी मुलाकात रोशियो, 2 ऑर्फन बच्चे डैरी और जिमी से होती है। तभी विलेज का प्रीस्ट भी यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है फादर मैगिन। कमीना और फादर मैगिन पहली नजर में ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसके बावजूद विलेजर्स इन सभी को खाना और रहने की जगह देते हैं। ये सभी विलेजर्स बताते हैं कि इनके विलेज की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, 50 से 52 हो चुकी है और विलेज के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ 50 लोग रह सकते हैं। इसी वजह से 2 लोगों को सरफेस पर भेजने के लिए एक लॉटरी निकाली जाती है। इन सभी विलेजर्स ने सरफेस को हेवन से समझ रखा था और इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सरफेस कितना ज्यादा खतरनाक है। लॉटरी में 2 बच्चे डैरी और जिमी के नाम निकलते हैं। कमीना को इस डिसीजन से गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि इतने छोटे बच्चों को ऐसे रैंडमली इतनी खतरनाक जगह पर भेजना ये गलत है भाई, ये तो मारे जाएंगे ऊपर। पर रोशी इस विलेज के ट्रेडिशंस को डिफेंड करता है और दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ लड़ने ही वाले होते हैं। पर इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाता तभी एक गनमैन विलेज के अंदर क्रैश कर जाता है। कमीना और साइमन जल्दी से गरन के अंदर पहुंचते हैं और दोनों कंबाइन होकर इस इन्वेडेड गनमैन को हराने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर तभी विलेज का सीक्रेट फेस गॉड एक्टिवेट हो जाता है और इस गनमैन पर हमला करके इस एक विशाल अंडरग्राउंड वाटरफॉल के अंदर नीचे फेंक देता है। सभी को पता चलता है कि इस फेस गॉड को फादर मेन ऑपरेट कर रहे थे। फादर जल्दी से इन सभी को इस विलेज को छोड़ने का ऑर्डर देता है क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। डैरी और जिमी को भी सरफेस पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। रोशी भी इस विलेज के रूल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और विद्रोह करके इन दोनों बच्चों के साथ सरफेस पर जाने का फैसला करता है। फादर भी इसकी बात को मान जाता है और गरन ब्रिगेड इन तीनों को भी अपनी टीम के अंदर शामिल कर लेती है और सब के सब
अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं और अब इनका अगला डेस्टिनेशन बीस्टमैन हेडक्वार्टर्स होता है। तभी रास्ते में इन सभी को एनिमी दिखाई देता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोकेशन लगातार मूव कर रही होती है। योको सभी लड़कों को कॉकपिट से बाहर फेंक देती है क्योंकि सब के सब बहुत ही ज्यादा बदबूदार होते हैं। ये 4-5 दिन तक नहाए भी नहीं होते और बोलती है कि सालो ब्रश तो कर लिया करो कम से कम, नहाना नहीं है तो। तभी रैबिट शेप्ड गनमैन का एक पूरा का पूरा ग्रुप इनके सामने आ जाता है। कमीना और साइमन गरन लगान का यूज करके इन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि इन सभी में से एक गनमैन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। कमीना इसका पीछा करता है, पर रोशी बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए, हो सकता है कि ये रैबिट हमें सीधा एनिमी बेस तक लेकर चला जाए। ये सभी लोग इसका पीछा करने लगते हैं और तभी रास्ते में अचानक से फॉग आ जाती है और रैबिट गुम हो जाता है। तभी इनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसका नाम है ओल्ड कोको। ओल्ड कोको इन सभी को एक इन तक लेकर जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कुड़ियाँ होती हैं। सारी कुड़ियाँ इनका स्वागत करती हैं और इनके साथ फ्लर्ट वगैरह भी कर रही होती हैं। कमीना की तो निकल पड़ी भाई, ये तो है ही कमीना। यहाँ की इनकीपर भी ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे ये इन सभी के आने का इंतजार ही कर रही हो। और रोशी को ये सारी बातें सस्पिशियस लगती हैं, पर बाकी लोग खाना खाने और इन सभी बनी गर्ल्स को देखने में बिजी होते हैं। और ये क्या हो रहा है भाई, ये हिल क्यों रहे हैं? डिनर के दौरान कियो, कॉल और कैनन भी यहाँ पर पहुँच जाती है, पर इनका भाई कीतान इनके साथ नहीं होता है अभी। रोशी इनसे पूछता है कि क्या इन्हें भी उसी बूढ़े आदमी ने यहाँ पर भेजा था क्या, और कंफर्म करती है कि हाँ हमारे साथ भी यही हुआ था। तभी इनकीपर यहाँ पर आ जाती है और इन सभी को हॉट स्प्रिंग्स में जाने का इन्विटेशन देती है। कमीना एक्साइटेड हो जाता है, पर बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग बात दिया जाता है। कमीना को ये देखते ही गुस्सा आ जाता है कि भाई ये तो चीटिंग है। साइमन ने नोटिस करता है कि जहाँ पे अभी लड़कियां थी वहाँ पर अचानक से बहुत ही ज्यादा सन्नाटा हो चुका है। कमीना को वॉल के ऊपर से देखने के लिए भेजा जाता है कि भाई चक्कर क्या है, और तभी पता चलता है कि सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इससे पहले कि इन्हें कुछ समझ आ पाता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये पूरा का पूरा इन एक बहुत बड़े धमाके से उड़ जाता है। एक विशाल गनमैन बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और पता चलता है कि इनकीपर एक बीस्टमैन था और सभी किडनैप्ड गर्ल्स को लेकर यहाँ से भाग जाती है। साइमन जल्दी से लगन की तरफ आगे बढ़ जाता है, पर जैसे ही कमीना लगान के अंदर बैठने जाता है, बीस्टमैन इसके सामने गरन को ही चुरा लेते हैं। ये सारी कुड़ियाँ पिंजरे के अंदर कैद होती हैं। तभी योको अपने बुलेट्स का यूज करके खुद को और बाकी सभी कुड़ियों को फ्री कर देती है और अब कमीना और सभी गर्ल्स ये बनी बीस्टमैन इन सभी अजीब से फ्रॉग जैसे क्रीचर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। कमीना भी पूरी तरह से नंगा होता है, लेकिन फिर भी अपने सामने आने वाले सभी दुश्मनों को हराता जाता है और साइमन को चिल्लाकर कहता है कि सारी कुड़ियों को सुरक्षित यहाँ से लेकर जाओ। साइमन, सारी कुड़ियाँ जल्दी से कॉकपिट में जाओ और उसके बाद कॉकपिट में जाओ। लगान के इस छोटे से कॉकपिट के अंदर ऑलमोस्ट सारी कुड़ियाँ किसी न किसी तरीके से फिट हो जाती हैं, पर रोशी अलग रास्ता चूज करता है और चोरी हो रखे गरन के पास पहुंच जाता है, उसे हाईजैक करता है और अंदर मौजूद बीस्टमैन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब पूरी टीम एक साथ आ जाती है और कमीना और साइमन गरन लगान के अंदर कंबाइन कर जाते हैं। कमीना गरन के जायंट सनग्लासेस को बाहर निकालता है और उन्हें बूमरैंग की तरह यूज करके इस दुश्मन वाले गनमैन को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इनकी जीत ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। तभी अचानक से एक मैसिव एनर्जी बीम इनकी तरफ आकर गिर जाती है और तभी इनके सामने वायरल दिखाई देता है। इन्हें वायरल दोबारा से वापस आ चुका था। वायरल और गरन लगान के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और बीस्टमैन एम्पायर वही लोग हैं जो कि सरफेस की पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं और इन सभी को एक पावरफुल रूलर कंट्रोल करता है जिसका नाम है स्पाइरल किंग। वायरल की हेल्प के लिए स्पाइरल किंग के 4 डिवाइन जनरल्स में से एक आता है जिसका नाम है थाइमिल्फ द क्रैशर, और ये बंदा एक विशाल गनमैन के अंदर आता है। एक चलता फिरता फोर्ट्रेस जिसका नाम है डाइगनजान। ये डाइगनजान इतना ज्यादा विशाल और पावरफुल होता है कि अगर इसने हमला कर दिया तो एक देश तक मिट सकता है। इसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये सभी लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कमीना इस बात के लिए एग्री नहीं होता है और इस जायंट फोर्ट्रेस को पंच करने के लिए तैयार होने लगता है। सभी लोग इसे मना करते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा विशाल है, हम उसे नहीं हरा पाएंगे, और थाइमफ गरन लगान पर लगातार फायर करता जाता है। योको भी कमीना को पीछे हटने के लिए कहती है और यहाँ से रिट्रीट करने के बारे में बोलती है, लेकिन कमीना इसके लिए तैयार नहीं होता है। फाइट के दौरान गरन का लेफ्ट लेग बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, पर कमीना इतना ज्यादा डिटरमिन्ड होता है इसे हराने के लिए कि गरन खुद ही अपने डैमेज्ड हिस्से को रिपेयर कर लेता है। अब कमीना के पास डाइगनजान के ऊपर चढ़ने का कोई नॉर्मल रास्ता नहीं बचता है। इसी वजह से इसी के एक्सप्लोजन्स को एक ट्रैम्पोलिन की तरह यूज करता है और खुद को ऊपर लॉन्च कर देता है और किसी तरह से कमीना डाइगनजान के सरफेस पर पहुंच जाता है और डाइगनजान के गनमैन के साथ सीधा भिड़ जाता है। इधर बाकी की गरन ब्रिगेड को 3 एनिमी गनमैन घेर लेते हैं। तभी एक नया गनमैन बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है और एक एनिमी गनमैन को हरा डालता है और बाकी दोनों को बेवकूफ बनाकर आपस में ही भिड़ा देता है और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस मिस्टीरियस गनमैन का पायलट कोई और नहीं बल्कि कीटन होता है जो कि ब्लैक सिबलिंग्स का सबसे बड़ा भाई है और कमीना को देखकर हैरान होकर सोचता है कि भाई ये बंदा कितना बेवकूफ है, इतने बड़े फोर्ट्रेस के साथ लड़ रहा है। दूसरी ओर कमीना सीधे थाइमिल्फ तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर थाइमिल्फ की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और डाइगनजान को एक खिलौने की तरह कंट्रोल करके गरन लगान को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है और इसके हाथ पैर उखाड़ने की कोशिश करता है और किसी मक्खी की तरह कुचलने की कोशिश करता है। तभी लिटनर विलेज का चीफ डियाका भी एक चुराया हुआ गनमैन लेकर यहाँ पर आ जाता है और फोर्ट्रेस पर हमला करके कमीना और साइमन की जान बचा लेता है। तभी पता चलता है कि कमीना से बाकी के लोग भी इंस्पायर हो चुके हैं। उन सभी ने भी अपने अलग अलग गनमैन्स को चुरा लिया था और अब इंसानों की ओर से इन सभी एनिमी गनमैन्स के साथ लड़ रहे थे। थाइमफ डिसाइड करता है कि अब ये गरन लगान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। योको रेडियो पर कमीना को बताती है कि पूरी टीम की नजरें तुम पर ही हैं और अगर तुम हार गए तो हम सब के सब भी मारे जाएंगे, पर इसके बावजूद कमीना रिट्वीट करने से मना कर देता है। गरन लगान को डाइगनजान से नीचे गिरा दिया जाता है। तभी कमीना एक बात को नोटिस करता है, डाइगनजान को तब तक
तक हराया नहीं जा सकता है जब तक ये लगातार मूव कर रहा है। साइमन के दिमाग में एक आइडिया आता है। गरन लगान को कंट्रोल करता है, आने वाले सभी हमलों से बचता है और तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और इस जायंट फोर्ट्रेस के चारों तरफ जमीन के अंदर लगातार ड्रिल करके गड्ढे बनाने लगता है। और लास्ट में साइमन जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी ड्रिल मारता है और पूरे ग्राउंड को ही कोलैप्स कर देता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। डाइगुनजान नीचे जमीन के अंदर जाने लगता है। वायरल भी इसके साथ ही नीचे गिरने लगता है, पर जाने से पहले कमीना को देखकर कसम खाता है कि मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। पर आज की इस फाइट को साइमन और कमीना जीत चुके हैं। अब रात हो जाती है और सबके सब कैंपिंग करते हैं। लीरॉन गरन को रिपेयर करता है, गरन की टांग को फिक्स करने की कोशिश करता है। ड्याका बताता है कि अब ये गरन लगान पूरी इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। सब लोग बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो चुके हैं बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए और सभी बीस्टमैन्स को हराने के लिए। कमीना अपने नए साथियों का स्वागत करता है। बाद में लीरॉन समझाता है कि जब लगान गरन के साथ कंबाइन होता है तो असल में लगान पूरे गरन सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और यही गरन लगान की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसका मतलब था कि अगर साइमन अच्छे से पावर्ड अप हो और बिल्कुल एनर्जेटिक हो तो शायद इसी फॉर्मूले का यूज करके पूरे डाइगुनजान को भी कंट्रोल कर सकता है। और बाहर कमीना चांद को देख रहा होता है। योको भी इसे देखती है और कमीना कहता है कि हमें लड़ते रहना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में बड़ी हो जहाँ उन्हें बीस्टमैन्स के डर के साथ ना जीना पड़े। और योको इससे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, पर इससे गुस्सा भी होती है क्योंकि आज कमीना ऑलमोस्ट मारा ही जाने वाला था। मैं डर गई थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर तभी दूर मौजूद एक माउंटेन अचानक से आग में झुलस जाता है। माउंटेन के अंदर से आग निकल रही होती है और इन सभी को समझ ही नहीं आता कि भाई ये हुआ क्या। अभी अगले दिन कमीना चिकन लेग खा रहा होता है। योको इसके पास से सूप लेकर आती है। ज्यादा मत खाना वरना आलसी हो जाओगे, मैं अभी सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बस पीछे की ओर ध्यान रखना, सामने आने वाले हर एक दुश्मन को मैं हरा दूंगा। पर जैसे ही कमीना पीछे मुड़ता है योको अचानक से इसके करीब आकर इसे किसी कर देती है और शर्माते हुए पीछे हट जाती है। कमीना मुस्कुराता है और इसे दोबारा से किस करता है और कमीना अपनी केप को पहनकर यहाँ से चला जाता है। पर कमीना को मालूम नहीं होता है कि साइमन ने ये सारी हरकतें देख ली हैं इनकी। साइमन काफी समय से योको को पसंद करता था पर कमीना ने इसे ऑलरेडी किस कर लिया है। ये देखकर बेचारा साइमन दुखी हो जाता है, इसका दिल टूट जाता है और लगन के अंदर जाकर बैठ जाता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि कमीना का घर बस रहा है, मुझे खुश होना चाहिए। पर अंदर से बुरी तरह से हर्ट हो चुका होता है। तभी कमीना इसके पास आता है और इसे लगता है कि साइमन कल की आने वाली बैटल के लिए घबरा रहा है और बुरी तरह से डर चुका है। अरे चिंता क्यों करता है छोटू, मैं हूं ना तेरे साथ। साइमन इसे सच नहीं बता पाता। अगली सुबह पूरी गरन ब्रिगेड अपने प्लान को दोबारा से रिव्यू करती है। इनका प्लान डाइगुनजान के रुइंस तक पहुंचना, फोर्ट्रेस को अपने कंट्रोल में लेना और अंदर मौजूद सभी गनमैन्स को हराना होता है। सभी लोग एक्साइटेड होकर आगे बढ़ जाते हैं पर वहाँ पर पहुँचते ही दुश्मन इन पर हमला कर देता है जैसे ये सब के सब इनके आने का ही इंतजार कर रहे हो। साइमन लगान को डाइगुनजान के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है पर फोकस नहीं कर पाता है। हर बार जब ये फोकस करने की कोशिश करता है तो इसके दिमाग में कमीना और योको की वही किस दौड़ने लगती है और क्योंकि लगन की ताकत साइमन की मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, ये फ्यूजन बार बार फेल होने लगता है। कमीना साइमन के चेहरे पर एक पंच मारता है और कमीना कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा साइमन, पता नहीं तुम्हें क्या हो चुका है, तुम हार नहीं मान सकते ऐसे। कमीना इसे मोटिवेशनल स्पीच देता है और साइमन की जेलसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसका मन क्लियर हो जाता है। साइमन दोबारा से फोकस करता है और लगन इस बार सही तरीके से सिंक होने लगता है। कमीना दोबारा से लगन के अंदर जाता है लेकिन तभी थाइमल्फ के पर्सनल गनमैन ब्याको का एक खतरनाक हमला सीधा कमीना पर जाकर लग जाता है। ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जब धूल उड़ती है तो साइमन देखता है कि कमीना मूव नहीं कर रहा होता है। पूरी टीम को लगता है कि कमीना मर चुका है। साइमन दुखी हो जाता है और रोने लगता है। इसकी मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि डाइगुनजान अचानक से ही एक मैसिव पावर रिलीज करता है और पूरा मैदान जंग तबाह होने लगता है। साइमन डिप्रेशन में चला जाता है और रोने लगता है और तभी लगान को गरन की एक आम आकर लग जाती है। साइमन को कमीना की आवाज सुनाई देती है। कमीना अभी जिंदा होता है पर बुरी तरह से घायल था। छोटे शांत हो जाओ, रोना बंद करो, हमने डाइगुनजान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। साइमन ये देखकर हैरान रह जाता है। इसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, फ्यूजन को पूरा करता है और इस विशाल फोर्ट्रेस को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इस बैटल को जीत जाते हैं। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। थाइमॉल्फ गुस्से से पागल हो जाता है और डाइगुनजान को डिस्ट्रॉय करने के लिए दोबारा से हमला कर देता है क्योंकि ये बंदा इंसानों को इस फोर्ट्रेस के ऊपर कब्जा नहीं करने देना चाहता है। कमीना साइमन से एक आखिरी बार इसके साथ कंबाइन करने के लिए कहता है। गरन लगान बनने के बाद कमीना साइमन से कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा। इसके बाद कमीना गरन के जायंट सनग्लासेस को बाहर निकालकर उन्हें विशाल निंजा ब्लेड्स की तरफ फेंकता है और ब्याको को थाइमल्फ के साथ हवा में उड़ा देते हैं। और कमीना और साइमन इनका अब तक का सबसे खतरनाक हमला करते हैं जो कि था गीगा ड्रिल ब्रेक। ये हमला थाइमल्फ और ब्याको को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इस हमले के तुरंत बाद गरन के कॉकपिट के अंदर कमीना शांत हो जाता है और साइमन को आखिरी बार एक छोटा सा मैसेज देता है, फिर मिलेंगे दोस्त। तभी साइमन को रियलाइज हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। पूरी गरन ब्रिगेड यहाँ पर आ जाती है, डाइगुनजान के ऊपर आकर इकट्ठी हो जाती है। गरन के कॉकपिट को खोला जाता है और सभी लोग देखते हैं कि कमीना मर चुका है। इसके चेहरे पर मरते हुए भी एक स्माइल होती है। इस लड़ाई को ये लोग जीत चुके थे पर जिस इंसान ने इन्हें लड़ना सिखाया था, बड़े बड़े सपने देखना सिखाया था, वही इंसान अब मारा जा चुका है। अब थाइमल्फ के हार जाने की खबर सीधा खुद स्पाइरल किंग लॉर्ड जिनोम तक पहुंच जाती है। लॉर्ड जिनोम पैनिक नहीं करता है और अब इसका पूरा फोकस गरन ब्रिगेड पर आ जाता है। इसके 4 जनरल्स में से एक की अब मौत हो चुकी है और बाकी 3 में से एक एडियान द एलिगेंट सामने आती है। सर प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं खुद अपने हाथों से गरन ब्रिगेड को मारना चाहती हूँ। थाइमल्फ मेरे दिल के बहुत ही करीब
उठा। मैं उसकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। प्लीज लॉर्ड जिनोम, मुझे ये मौका दीजिए। यहाँ गरन ब्रिगेड ने एनिमी के फोर्ट्रेस पर कब्जा तो कर लिया था, पर ये सब लोग खुश नहीं थे। कमीना की डेथ की वजह से पूरी टीम दुखी हो जाती है। रोशी डाइगुनजान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से इसका इंजन बंद हो जाता है और डाइगुनजान के नाम को चेंज करके डाइगरेन रखा जाता है। इंजन की हालत खराब थी और अब कमीना के जाने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। किटान साइमन को कमीना की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही कमीना की मौत हो गई। तुम्हारा ध्यान भटक गया था, जिसकी वजह से ही कमीना को गुरेन से बाहर निकलकर तुम्हें मोटिवेट करने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा। ये सब तुम्हारी ही गलती है। साइमन पहले से ही दुखी होता है और इसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। साइमन किटन को गालियां देने लगता है और रोशी को भी बुरा भला कहता है, पर तभी शांत हो जाता है और माफी मांगता है। और दूसरी ओर योको खुद को बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाती है, पर अंदर से ये भी कमीना की डेथ की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। अब इन सभी पर कोई दोबारा से हमला कर देता है। ये सभी लोग इस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, पर चीजें और भी बिगड़ जाती हैं। लगन सडनली ही गुरेन से डिटैच हो जाता है और सीधा नीचे कूद जाता है। साइमन इसका पीछा करता है और इसे बार बार दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी काम नहीं करता। और इससे पहले कि इसे पता चलता कि गड़बड़ क्या है, इसे एक गनमैन दिखाई देता है जो कि एक कॉफिन टाइप कुछ नीचे फेंक देता है। साइमन इसे देख लेता है, इसे खोलता है और इसके अंदर इसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। ये लड़की साइमन को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इसने लंबे अरसे से किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था। इस लड़की का नाम निया होता है। निया साइमन से प्यार से बात करती है और साइमन शर्मा जाता है। तभी एक और गनमैन इन पर हमला कर देता है। साइमन पीछे रहने की कोशिश करता है ताकि निया सेफली यहाँ से भाग सके, पर तभी कीटन यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है। डाइगरन के अंदर वापस आने के बाद पूरी टीम निया को देखने लग जाती है कि भाई ये लड़की है कौन, और इससे पूछते हैं कि भाई तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन इससे पहले कि इससे कुछ और पूछ पाते, एडियन इन पर अटैक कर देती है, जिसे कि स्पाइरल किंग ने भेजा था गुरेन ब्रिगेड को खत्म करने के लिए। एडियन इन पर हमला कर देती है। हर तरफ अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं और निया को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दे जाती है। बिना सोचे समझे बाहर निकल जाती है और हमें पता चलता है कि ये निया स्पाइरल किंग की बेटी होती है। ये सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। एडियन को यकीन ही नहीं होता है कि प्रिंसेस निया स्पाइरल किंग के कैपिटल से इतनी दूर खुद आ सकती है, और फिलहाल के लिए पीछे हट जाती है और बोलती है कि मैं वापस आऊंगी। और जब ये दोबारा से स्पाइरल किंग के पास वापस जाती है तो इसे पता चलता है कि लॉर्ड जिनोम ने अपनी ही बेटी को किसी कचरे की तरह फेंक दिया था। इस बंदे को निया की यानी कि अपनी ही बेटी की कोई परवाह नहीं थी। एडियन ये सुनकर हैरान रह जाती है कि भैया कैसा बंदा है, लेकिन इसके बावजूद अपनी लॉयल्टी को साबित करने के लिए गुरेन ब्रिगेड और निया को जान से मारने की कसम खाती है। बाहर निकलते ही इसकी मुलाकात वायरल से होती है, जो कि अभी तक घायल होता है। थाइमल्फ की मौत का गिल्ट इसके अंदर था। एडियन से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे थाइमल्फ की मौत का बदला लेना है, पर एडियन इसे मना कर देती है। थाइमल्फ की मौत का रिवेंज सिर्फ मैं लूंगी। डाइगोरेन के अंदर निया आराम से खाना ठूस रही होती है, जबकि पूरी टीम इससे सवाल पे सवाल करती जाती है कि भाई तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कैसे आई हो, और तुम क्या सच में स्पाइरल किंग की बेटी हो क्या। किटान खुद को डाइगोरेन का लीडर घोषित करके निया को इंटेरोगेट करना शुरू कर देता है, पर इसे किटान की बेसिक सी हिंदी भी समझ में नहीं आ रही होती है। इसे दुश्मन या मुक्का मारने जैसे ये सिंपल से वर्ड्स भी समझ में नहीं आ रहे होते हैं। और अब ये सभी लोग हार जाते हैं और साइमन से कहते हैं कि भाई तू जा बात कर उससे, हम सब ने तो हार मान ली भाई। किटान निया को बताता है कि इसके पिता स्पाइरल किंग ने ह्यूमंस के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, पर निया इस बात को मानने से इनकार कर देती है और बोलती है कि इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मेरे पिताजी ऐसे नहीं है। पर साइमन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कितने ज्यादा निर्दयी हैं। क्या तुम मुझसे भी नफरत करते हो? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं लड़ी ही इसी वजह से पाया था क्योंकि कमीना मेरे ऊपर विश्वास करता था। ये कमीना कौन है? साइमन कमीना के बारे में निया को बताना शुरू करता है और बताता है कि कमीना मेरे लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं था, वो मेरे लिए एक ऐसा इंसान था जो कि मेरे भाई जैसा था। साइमन को वही पल याद आते हैं जब ये दोनों एक बार अंडरग्राउंड के अंदर फंस गए थे। साइमन को लगा था कि ये भी अपने माता पिता की तरह मर जाएगा, लेकिन कमीना ने इसे हार मानने नहीं दी। कमीना हमेशा मुस्कुराता रहता था, वो हमेशा बस आगे बढ़ता रहना चाहता था। उसने मुझे भी आगे बढ़ने के लिए फोर्स किया, पर अब वो जिंदा नहीं है और कमीना के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने कल खुद मुझे बचाया था। मुझे बचाने के लिए तुम्हें कमीना की जरूरत नहीं पड़ी थी। तुम एक ऐसे इंसान पर क्यों डिपेंड कर रहे हो जो कि अब जिंदा ही नहीं है? निया की ये बात योको को हर्ट कर जाती है और गुस्से से निया पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम कमीना को जानती तक नहीं थी, तो तुम्हें साइमन को लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम कुछ नहीं जानती। अरे साइमन से इतनी आराम से बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें इस बात के बारे में नहीं मालूम कि कमीना की मौत की वजह कौन था। तभी एडियन दोबारा से वापस आ जाती है और बोलती है कि मेरी बात करवाओ निया से अभी के अभी। डाइगोरेन अभी मूव करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए कीटान निया को एडियन के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। साइमन बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इस बार निया खुद ही एडियन के साथ जाने का फैसला कर लेती है। योको भी इसे जाने देती है, पर अपनी राइफल को तैयार रखती है ताकि अगर निया ने इन पर पलटकर हमला कर दिया तो इसे उसी वक्त जान से मार डालेगी। एडियन से मिलते ही निया सबसे पहले इससे पूछती है कि क्या बीस्टमैन सच में ह्यूमंस को मार रहे हैं क्या, और क्या मेरे पिताजी ने सच में इंसानियत के साथ इतना बुरा किया है। एडियन कहती है कि हाँ, बीस्टमैन स्पाइरल किंग के आदेशों का बस पालन कर रहे हैं और उनका मकसद है पूरी इंसानियत को खत्म कर देना। ये सुनते ही निया को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि मुझे अभी इसी वक्त मेरे फादर से मिलना है। पर एडियन इसे बताती है कि अब तुम कोई प्रिंसेस नहीं रही हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अबेंडन कर दिया है, तुम्हें किसी कचरे की तरफ फेंक दिया है, तुम्हारे पिता को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तभी साइमन को वही सीन याद आता है जब इसने एक गनमैन को उस कॉफिन
डस्टबिन को फेंकते हुए देखा था जिसके अंदर इसे निया मिली थी। साइमन जल्दी से लगान के पास जाता है और इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लगान अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। दूसरी ओर एडियान अपने गनमैन के अंदर बैठ जाती है जिसका नाम है स्यूरेन और उसे एक बहुत बड़े मेटेलिक स्कॉर्पियन में बदल देती है। साइरन अपनी क्लॉज को निया की तरफ आगे बढ़ाता है इसे जान से मारने के लिए, पर एडियान निया से कहती है कि तुम्हें मारने के लिए स्पाइरल किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है। ठीक है, मान लिया पिताजी ने मुझे मारने का ऑर्डर दिया है, पर क्या अगर मेरे पिताजी तुम्हें खुद की जान लेने के लिए कहेंगे तो क्या तुम खुद को भी मार दोगी? एडियान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सभी इंसान खराब होते हैं। एडियान कहती है कि इन सभी इंसानों ने मिलकर थाइमेल्फ की जान ली है, पर निया कहती है कि इन इंसानों ने भी अपने एक साथी को खो दिया है जिसका नाम कमीना है। दोनों पार्टीज ने अपने किसी करीबी को खोया है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लोग मरते जाएंगे। लेकिन एडियान पर इसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता है और इसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ साइमन लगातार लगान को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर लाख कोशिशों के बावजूद एक्टिवेट नहीं होता है और निया को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। पूरी ताकत लगाकर निया का नाम पुकारता है और गन ब्रिगेड की पूरी टीम भी अपने गनमैन्स को लेकर निया को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। एडियान निया को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी आखिरी मोमेंट पर योको इसके डंक पर अपनी स्नाइपर से फायर कर देती है और इसकी जान बचा लेती है। एडियान सभी गनमैन्स को आसानी से हरा रही होती है और तभी लीरॉन डाइगोरेन को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है और इसका यूज करके एडियान को दूर फेंक देता है। एक जोरदार लात मारकर एडियान ऑलमोस्ट क्रश होने ही वाली होती है कि तभी वायरल अपने गनमैन के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और इसकी जान बचा लेता है। वायरल एडियान को लेकर बस यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन जाने से पहले इन सभी को देखकर कसम खाता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम सबसे थाइमेल्फ की मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगा। लड़ाई खत्म हो जाती है, ये दोनों नमूने यहाँ से भाग जाते हैं और निया की जान बच जाती है। पूरी टीम निया के लिए चीयर अप करती है क्योंकि इसने एडियान के सामने खड़े होकर इंसानों का बचाव किया था और स्पाइरल किंग की बेटी होने के बावजूद इंसानों का साथ दे रही है। लेकिन साइमन दुखी होता है क्योंकि इस बार किसी की जान बचाने के लिए ये कमीना के साथ कंबाइन होकर नहीं लड़ पाया। अब रात हो जाती है। निया साइमन के लिए खाना लेकर आती है और साइमन से कहती है कि मैंने देखा था कि तुम सबसे पहले आए थे मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। पर साइमन कोई जवाब नहीं देता है और अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। इसके मन में बस यही बात घूम रही होती है कि चाहे अब ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये शायद दोबारा से कभी वैसा इंसान नहीं बन पाएगा जैसा ये तब था जब कमीना इसके साथ था।